नमस्कार, स्वागत है आपका INS 24/7 के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। छत्तीसगढ़ सरकार ने बजट 2026 में महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी और कई ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई। इसी कड़ी में बेटियों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखा गया नई रानी दुर्गावती योजना शुरू करने का ऐलान हुआ, जिसके तहत ये कहा जा रहा है कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाली बेटियों को 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से किस तरह से सशक्त बनाना है, इसके उद्देश्य से भी महतारी वंदन योजना के लिए 8,200 करोड़ का प्रावधान रखा गया, जो राज्य में महिला कल्याण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो छत्तीसगढ़ बजट 2026, जहां महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया, रानी दुर्गावती योजना की घोषणा की गई। 1.5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता उन बच्चियों को मिलेगा जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी होंगी। इसके अतिरिक्त महतारी वंदन योजना के लिए भी करोड़ों का प्रावधान रखा गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के विभागों के लिए करीब 11,763 करोड़ रुपए की अनुदान मांगे पारित कर दी गई। मंत्री ने भी कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के लिए, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। महिला बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग और बजट पर चर्चा के बाद अनुदान मांगे पारित हो गई। और इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि महतारी सेवा का जो संकल्प लिया गया, आत्मनिर्भरता, मेहनत और नवाचार की जो बात कही गई, उसकी दिशा में कितना आगे छत्तीसगढ़ बढ़ रहा है। और महिलाओं के लिए जिस तरह से कहा गया कि भाई बजट में 250 करोड़ का प्रावधान रखा जा रहा है, आने वाले समय में ये जो महतारी वंदन योजना कह लें या रानी दुर्गावती की बात कह लें, 18 साल पर बेटियों को 1.5 लाख सहायता की बात कही जा रही, लाखों महिलाओं को आर्थिक तौर पर मदद मिल रही है। छत्तीसगढ़ महिला आयोग ने भी महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में से बड़ा कदम माना है। आने वाले समय में देखना होगा कि इस पहल को किस तरह से देखा जाता है और सशक्तिकरण की दिशा में क्या छत्तीसगढ़ आगे बढ़ता है। और इसी विषय पर आज हम खास तौर से चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ खास पैनल भी जुड़ गया, हमारे साथ खास मेहमान भी इस वक्त मौजूद हैं। हमारे साथ माधुरी भंडारी जी हैं, परियोजना प्रबंधक हैं NRLM से। बहुत बहुत स्वागत है माधुरी जी आपका INS 24/7 पर। हमारे साथ निशा सोलंकी जी हितग्राही हैं। निशा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ कुछ ही मिनट बाद जुड़ेंगी डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी, अध्यक्ष राज्य बाल संरक्षण आयोग से। सबसे पहले माधुरी जी, आपसे ही समझना चाहेंगे, चूंकि हम सशक्तिकरण की दिशा में देखें तो महत्वपूर्ण पहल जो है वो भी है। और डॉक्टर वर्णिका शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, अध्यक्ष हैं राज्य बाल संरक्षण आयोग से। वर्णिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और सबसे पहले वर्णिका जी, आपसे ही अब चूंकि शुरुआत करना चाहूंगी, राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महतारी वंदन योजना से जिस तरह से लाखों महिलाओं को हम कह रहे हैं कि आर्थिक तौर पर मदद मिल रही है, क्या समझिए महिला आयोग इसे महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता की दिशा में बड़ा कदम मानता है? जी बिल्कुल। ये माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, जिन्होंने अपनी सरकार में होते हुए और जो अपने महिला बाल विकास मंत्रालय है, इस समय जो राशि उनके द्वारा एक जो निवेदित की गई थी, उसका अनुमोदन जब सरकार के द्वारा होता है तो ये वास्तव में बहुत ही उत्तम पहल है। मैं ये नहीं कहती कि महतारी वंदन योजना के उस 1,000 से बहुत कुछ किया जा सकता है, पर एक बहुत बड़े सपने की शुरुआत जरूर की जा सकती है। वो जो छोटी छोटी सी राशि है जिसके लिए महिलाएं किसी दूसरे का मुंह ताकती थी, उसके लिए अपने घर परिवार को छोड़ के उनके कहीं पे जाना होता था, आज ये स्थिति है कि महिलाएं उस राशि के जरिए बहुत कुछ, जहां भी आप देख लीजिए, आज जिन भी बहनों का मैंने जो बीट है वो पढ़ा, उसमें स्पष्ट रूप से यही लिखा कि उन्होंने एक शुरुआत की, उन्होंने इसके जरिए बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया, उन्होंने अमुक के जरिए सिलाई की सामग्री खरीदी, उन्होंने अभी मैं बीजापुर से भी होके आई, वहां पे भी इसी प्रकार की चर्चा हुई। मैं ये नहीं कहती कि बहुत बड़ी चीजें इससे हो जाएंगी या बहुत कुछ बड़ा हो जाएगा, पर हाँ, किसी बड़े की शुरुआत इस सूक्ष्म से जरूर हो सकती है, जिस शुरुआत का रास्ता अपनी बहनें देखती थी। आज आप सिर्फ, हम उस समय जब बात करते थे तो बहुत सी बहनें खड़े होकर प्रश्न करती थी श्वेता जी कि हमारे लिए क्या है, कॉलेज में जब पढ़ाने जाते थे। आज रानी दुर्गावती योजना भी सामने आ गई है। बहुत से राज्यों में इस प्रकार की योजनाएं थी, परंतु आज हमारी सरकार ने जिस प्रकार से 1.5 लाख की राशि उन बच्चियों के लिए अनुमोदित की है,
वास्तव में वो बहुत ही प्रशंसनीय है। कुल मिला के जो 1.5 करोड़ की राशि इसके लिए अनुमोदित हुई है वो वास्तव प्रशंसनीय है। बिल्कुल, वास्तव में प्रशंसनीय है, ये कहना है डॉक्टर वर्णिका जी का। हमारे साथ माधुरी जी भी जुड़ी हुई है। माधुरी जी, आपको क्या लगता है कि महिला और बाल विकास विभाग के बजट में जिस तरह से महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, स्वास्थ्य की बात होती है, पोषण के लिए कई बड़े प्रावधान किए गए, और कैसे देखती हैं आप इस पहल? महिलाओं को शासन ने जब बजट में निकाला तो केंद्र बिंदु में रखने निकाला, ये सबसे बड़ी बात होती है महिलाओं के लिए कि किन्हीं महिलाओं को केंद्र बिंदु में रखे। और हम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात करते हैं तो शासन ने जो अभी महतारी योजना लाई है उसमें जो 1,000 की राशि है वो उनके नींव को हम उससे जोड़ के देखते हैं। अगर महिलाएं उन रुपयों से अपने सपने साकार करती हैं तो हम जिस योजना में काम कर रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसके तहत 18 वर्ष से अधिक की महिलाओं को हम समूह में जोड़ते हैं और उनको सीआईएफ की राशि 60,000 6 महीने के बाद देते हैं, जिससे वो अपने आर्थिक स्थिति को सुधार पाए, अपने व्यावसायिक बारीकियों को, छोटे व्यवसाय को चालू कर पाए। और जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं तो हमने देखा है उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि महिलाएं जो है अपने घर के कामकाज में बिल्कुल निपुण होती है, मैनेजमेंट उनको आता है। अगर वो आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो जाती है किसी व्यवसाय को करने के लिए, तो घर के साथ साथ वो समाज, परिवार सबको आगे लेके चलती हैं। और एक महिला अगर घर में आगे बढ़ती है, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो उनके आने वाली कई पीढ़ियां उनसे सीख लेती है और उस व्यवसाय को आगे बढ़ाती है। हमने देखा है कि बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं को काम करने के लिए, शुरुआत करने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत पड़ती है। हमने देखा है कि बीमा की राशि बहुत कम राशि होती है और वो पटा पाने में कई महिलाएं सक्षम नहीं होती हैं। तो जो 1,000 की राशि महिलाओं को दी जाती है तो वो अपने बीमा का जो किस्त है, जो बिल्कुल मिनिमम होता है, वो बहुत अच्छे से पटा पा रही हूँ। एक नया चीज ये भी है। और हम लोग महिलाओं को और भी आगे बढ़ाना चाहेंगे, उद्योग से जोड़ना चाहेंगे, व्यापार से जोड़ना चाहेंगे, तो शासन ने उनका बहुत ही ध्यान रखा है। हमको एनआरएलएम की टीम दी है जिससे हम वित्तीय बारीकियों को सीख पाए और जो भी समस्याएं जमीनी स्तर पे आ रही हैं उनको हम इस टीम के माध्यम से जुड़ जाएं। इसके लिए शासन का हमको आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरीके की योजनाएं लाती हैं जिससे महिलाएं बिल्कुल आर्थिक रूप से सबल हो पाए, उनका पहला सीढ़ी वो चढ़ पाए। क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं और पहला सीढ़ी उनका मजबूत होता है तो कहीं न कहीं जाके उनकी सफलता निश्चित ही होती है। इसके लिए शासन का मैं पूरा धन्यवाद करती हूँ कि इस तरीके की योजना लाई सरकार, महिलाओं को आगे ला पाए। महिलाओं की जो थी उनको शासन ने समझा एक परिवार की भांति और परिवार के पालक के रूप में उन्होंने इसका महिलाओं का साथ दिया ताकि वो अपनी जरूरतों को आराम से पूरी कर पाए। इसके लिए शासन का पुनः धन्यवाद। बिल्कुल माधुरी जी, आपने ठीक कहा। और डॉक्टर वर्णिका जी भी यही कह रही थी कि परिवार में वैसे भी कहा जाता है कि महिला अगर सशक्त है, आत्मनिर्भर है, तो कहीं ना कहीं उसका जो परिवार है वो भी सशक्त, आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएगा, क्योंकि महिला जो है वो सुरक्षित एक भविष्य भी दे सकती है और परिवार को भी खुशहाल कर सकती है। निशा जी भी हमारे साथ हैं, हितग्राही हैं। निशा जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, चूंकि कब से आप इस योजना का लाभ ले रही हैं, दूसरी तरफ अगर बात करें तो कितनी आपको आर्थिक मदद या संबल इस योजना से मिल रहा है? जी, मुझे जुड़े हुए इसमें अभी 2 वर्ष हुए हैं। मैं 2023 में मुझे विहान योजना के बारे में पता लगा। इससे पहले मैं विहान के बारे में नहीं जानती और जब से मुझे पता लगा है तो मुझे बहुत सारी योजनाओं की जानकारी मिली है। इससे पहले मैं एक हाउसवाइफ थी, जो कि मैं 15 साल मैंने वहाँ पे घर पे बिताए हैं। तो मुझे ऐसा लगा मैंने अपने 15 साल वेस्ट कर दिए, क्योंकि मैं वहाँ पे चाह कर भी कुछ नहीं कर पाई। जैसे ही मैं विहान में जुड़ी तो मुझे यहाँ पे सारी योजनाओं के बारे में पता लगा है कि अगर कोई महिला अगर कुछ कार्य करना चाहती है तो विहान के माध्यम से उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। वो जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है उन्हें प्रशिक्षण देकर आगे बढ़ाया जाता है। और अगर वो प्रशिक्षण लेती है फिर ऋण के माध्यम से। वर्णिका जी, राज्य में महिलाओं की सुरक्षा के लिए अगर हम देखें तो वन स्टॉप सेंटर, सखी निवास जैसी तमाम सुविधाएं मजबूत करने की बात कही गई इन तमाम योजनाओं से। क्या लगता है कि पीड़ित महिलाओं को इससे आर्थिक त्वरित सहायता एक तरह से मिल पा रही? सखी वन स्टॉप सेंटर वास्तव में इन दिनों में महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा केंद्र है, जो उनको तात्कालिक और त्वरित रूप से संरक्षण प्रदान कर रहा है। एक चूंकि मैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अभी अध्यक्ष के पद पे हूँ, कई प्रकार के प्रकरण हमारे सामने आए
जिसमें माताएं जहाँ पे पीड़ित थीं, प्रभावित थीं या किसी प्रकार के जो अव्यवस्था, विपरीत परिस्थितियों का सामना कर रही थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया कि सखी वन स्टॉप सेंटर की सहायता से हमने अपनी विपरीत परिस्थितियों में बहुत सहयोग प्राप्त किया है। आज हमको वास्तव में ये देखने की जरूरत है कि महिलाओं को एक शब्द आज मैं कहना चाहूंगी, हर प्रकार का न्याय हम दे रहे हैं, कानूनी न्याय भी दे रहे हैं। आज आप देखिए कि पॉक्सो की पीड़िता के लिए भी हमारी सरकार के द्वारा 4 सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति की गई है, ताकि उसके न्याय में किसी भी प्रकार का विलंब ना हो, किसी भी प्रकार की बाधा ना आए, क्योंकि घर से वहां तक जाना, वहां जाके कानूनी न्याय, शारीरिक और मानसिक जो तमाम पीड़ा से वो गुजर रही है, उन स्थानों पे सामंजस्य हो पाना या उन स्थानों के लिए त्वरित निराकरण प्राप्त कर पाना, इसके लिए किसी एक व्यक्ति को हम तलाशते हैं और उस समय में वो व्यक्ति भी कई बार पीड़ा का कारण बनता है, ऐसा हम देखते हैं। तो इस स्थिति में 4 सपोर्ट पर्सन की नियुक्ति की गई है। तो एक बात उभर करके आती है श्वेता जी, हर प्रकार की न्याय की बात हम करते हैं, सामाजिक न्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक महिला घर में बहुत अच्छे से अपनी स्थिति संभालती है। आज आप देखिए कि ये जो 11.763 करोड़ की जो राशि दी गई, उसमें 3/4 हिस्सा महतारी वंदन के लिए दिया गया, इसीलिए कि वो छोटी छोटी सी जमा पूंजी से भी अपने लिए किसी भी प्रकार के न्याय उसके लिए मिलने वाले में बाधा उत्पन्न ना हो। तो सामाजिक न्याय मेरी दृष्टि से आज में वर्तमान परिस्थितियों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि एक महिला मन से मजबूत होगी तो वो हर प्रकार की चुनौतियों का सामना अच्छे से कर पाएगी। और मन की मजबूती के लिए ये छोटे छोटे से फैक्टर, देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, बहुत मायने रखते हैं। बिल्कुल, छोटे छोटे ये जो है योजनाएं से ही कह सकते हैं कि बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। माधुरी जी, सरकार जिस तरह से बेटियों के भविष्य को भी अब सुरक्षित रखने के लिए नई योजना लाई जा रही है, रानी दुर्गावती योजना, क्या ये बालिकाओं की शिक्षा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी, उसमें मदद करेगी आने वाले समय में, लगता है आपको? बिल्कुल, देखिए महिलाओं की शिक्षा शुरू से की जा रही है और हम एजुकेशन का स्तर में भी देखेंगे, उनके परसेंटेज में भी देखेंगे, तो ये किसी से छुपा नहीं है कि उनके पढ़ाई में जो सबसे आगे हैं बालिकाएं हैं। और अगर उनको आर्थिक स्थिति से कभी पढ़ाई बीच में ड्रॉप आउट करना पड़ता है तो ये योजना उनके लिए सपोर्टिव होगी, वो कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ पाए, क्योंकि आर्थिक मजबूरी के कारण कई बार बालिकाएं जो है पढ़ाई से नहीं कर पाती उस स्तर की, तो ये योजनाएं उनके लिए सपोर्टिव होंगी। और मैं एक चीज और भी जोड़ना चाहूंगी हमारे बिहान योजना के माध्यम से, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने अभी लखपति दीदी का कॉन्सेप्ट लाया है, जिसके तहत अभी हमको लखपति दीदी बनाने हैं जिनकी इनकम 1 लाख से ऊपर करना है। और 1 लाख ही नहीं, हम तो करोड़ों तक जाएंगे, क्योंकि महिलाओं में वो मैनेजमेंट और वो क्षमता है कि महिलाएं उसको बहुत अच्छे से कर पाए, किसी भी रोजगार को आगे लेके जाए। हमारे सूरजपुर जिले में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ऐसे बहुत सारे सफलता की कहानियां हैं कि महिलाएं किस तरीके से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करके और बड़े बड़े व्यवसाय का संचालन कर रही हैं। हमने पिछली बार देखा है कि गवर्नर सर ने सिलफिली में एक दुकान का विजिट किया था, वो उससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे कि किस प्रकार महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और अभी लखपति ग्राम बनाने की भी घोषणा सरकार कितनी चुनौतियां फेस करती हैं माधुरी जी जब ग्रामीण महिलाओं से कई बार मिलती हैं, तो फिर काफी चुनौतियां भी रहती हैं, क्योंकि कई बार कन्वेंस भी उन्हें करना होता है, वो नहीं कन्वेंस हो पाती, तो फिर ऐसे में किस तरह से उनको जागरूक किया जाता है? उनको जागरूक करने के लिए पहले हमने कहा है कि कोई भी काम अगर अकेले करे तो थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन अगर उसको 10 के ग्रुप के साथ करे तो वो आसान हो जाता है चीजों को समझना, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे पार्ट होते हैं। अगर हर पार्ट की जिम्मेदारी अगर अलग अलग महिलाओं को दी जाए और एक टीम की भांति काम कराया जाए तो उसका बेनिफिट हमको बहुत ज्यादा मिलता है। हमने देखा है कि सबसे शुरू में फाइनेंशियली दिक्कत होती है उनको और मैनेजमेंट की दिक्कत होती है। चूंकि महिलाएं मैनेजमेंट में माहिर है, उनको एक बार ट्रेनिंग दे दिया जाए तो उस काम को कर सकती है। हमारी योजना के तहत उनको वित्तीय सहायता में भी मदद की जाती है, जैसे उनको बैंक से लोन कराया जाता है। कोई भी योजना को चालू करने के लिए फाइनेंस सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है और उसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट जो लोन हम कराते हैं समूह के माध्यम से 1.5 लाख तक की राशि हम उनको देते हैं कोई व्यवसाय को चालू करने के लिए बैंक के माध्यम से। फिर अगर वो अच्छे से काम को कर पाती हैं तो 1 साल के बाद पुनः 6 लाख तक की राशि उनको प्रदान करने का प्रावधान भी है लोन के माध्यम से ही।
जो बैंक लोन के माध्यम से होता है, जिससे वो अपने व्यवसाय को बिना वित्तीय व्यवधान के, हम देखें गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करे कि अगर महिलाएं बस आगे आए, उनको बस ये सोचना है, उनकी क्षमता है, वो काम करना चाहती हैं, तो जो वित्तीय चीजें हैं वो उनको पीछे नहीं कर पाएगी। इसके लिए शासन बैठी है और हमारी बिहान की टीम उनके हमेशा साथ रहेगी। यहाँ पे बिहान की बहुत बड़ी टीम है, यहाँ पे हर गांव में हमारी टीम है जो महिलाओं को आगे लाने का काम कर रही है। डॉक्टर वर्णिका जी, किशोरी बालिकाओं के स्वास्थ्य स्वच्छता के लिए भी हमने देखा है कि लगातार कई ऐसी किशोरी बालिका योजना हो, शुचिता योजना हो, जिसके लिए बाकायदा बजट में प्रावधान रखा गया। क्या इनसे भी रिलेटेड अगर हम बात करें तो किशोरियों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने की कोशिश है एक तरह से? जी बिल्कुल, ये जो किशोरी बालिका योजना थी ये अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है, क्योंकि मेरे कार्य क्षेत्राधिकार में ये आते हैं और अक्सर मैं ये विषय देखती थी कि जो आज की बेटी कल है माता और वही है भारत भाग्य विधाता। यदि आज किशोर होती बेटियों के स्वास्थ्य के लिए, उनके एजुकेशन के लिए, उनके मतलब विभिन्न पहलुओं पे यदि आज हमारा ध्यान नहीं गया तो हम आधारभूत उम्र में ही जो मतलब एक नव उम्र में ही आधारभूत बातों से गुरेज कर रहे हैं और आगे चल के फिर उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी बातें होती हैं। पर अभी ये जो किशोरी बालिकाओं के लिए थी, ये तमाम योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा, चाइल्ड हेल्पलाइन को लेकर के भी जो इन्होंने जागरूकता कार्यक्रमों को लेकर एक विशेष पहल की है, वो भी बहुत जरूरी थी और वो की गई है। अभी कुछ बीते 3-4 दिन पूर्व ही हमने भी आयोग की ओर से अनुशंसा की और स्पष्ट तौर पे कहा है कि किशोरी बालिकाएं किसी भी प्रकार से, बालक हैं, बालिकाएं हैं, किसी भी प्रकार से हताहत ना हो, किसी भी प्रकार से पीड़ा या परेशानी की अवस्था में थानों में एक स्लेट और पट्टी के रूप में उनके जो बाल कल्याण अधिकारी हैं उनका नंबर लिखा होगा और चाइल्ड हेल्पलाइन का नंबर सभी सरकारी जो कार्यालय हैं उनके दीवारों पे लिखा हुआ होगा, जिससे ये सभी चीजें धारा 107, 8 और 9 के तहत बाल सुलभ होकर के कार्य करें और बच्चे का नाम गोपनीय रखा जाएगा और लोग बच्चे के पास जाकर के इस पे कार्यवाही करेंगे। तो इस प्रकार से जो शुचिता योजना भी है, जो बालिकाएं हैं उनकी किसी भी प्रकार से जो उनकी मानसिक और शारीरिक हित है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए ये योजनाएं हैं और एक पर्याप्त बजट का प्रावधान है। दूसरा विशेष ध्यान आपकी ओर आकर्षित करना चाहूंगी, आंगनबाड़ी की स्थिति को लेकर के एक स्थिति चिंताजनक होती थी कई बार कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान देने की जरूरत थी। आंगनबाड़ी में पोषण आहार को लेकर के बहुत सोचना पड़ता था, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र तो स्थापित थे पर बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे पास पिछले 2-2.5 वर्षों में कि इनका कुशल संचालन हो सके और इसकी गति थोड़ी अपेक्षाकृत धीमी थी। पर अभी जो बजट आया है इससे एक बहुत अच्छी अपेक्षा मतलब निर्मित हुई है, जो 800 करोड़ का और 600 करोड़ का क्रमशः बजट सैंक्शन हुआ है कि इन दोनों ही क्षेत्रों में पर्याप्त रख रखाव होगा और बच्चों को उनके लिए जो पर्याप्त पोषण आहार के साथ जो उनके ग्रोथ से संबंधित चीजें हैं वो भी वहां पे वो भी मिल जाएगी। निशा जी, क्या लगता है, आंगनबाड़ी का भी चूंकि जिक्र किया है, महिलाओं बच्चों के पोषण को खासतौर से ध्यान रखा जाता है, मजबूत करने की तमाम वो योजनाएं हैं, जमीनी स्तर पर क्या लगता है सकारात्मक बदलाव आ रहा है, पॉजिटिव वे में लोग इसे ले रहे हैं? क्या वाकई में बच्चे जो है पोषण या फिर महिलाएं जो है वो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रही? शासन की बहुत अच्छी योजना है और तो मुझे पता है ग्रामीण की जो महिलाएं होती है वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देती हैं, उनका डेली का वही रूटीन चलता है। बट ये जो आंगनबाड़ी के माध्यम से योजनाएं आ रही हैं इसकी वजह से महिलाओं को बहुत लाभ मिल रहा है, वो अपने प्रति और अपने बच्चों के प्रति अच्छे से ध्यान रख पा रही हैं और उन्हें ये इन सब चीजों का लाभ मिल रहा है। और जो पहले शिकायतें आती थी कि बच्चे कमजोर हो रहे हैं, उन्हें कुछ बीमारियां हैं या फिर वो अच्छे से हैं, तो वो सारी चीजें अब सुनने में नहीं आती है और ये बहुत अच्छा एक कार्य है जिसके माध्यम से ग्रामीण एरिया में इन सबको लाभ मिल रहा है। जी, छोटा सा सवाल माधुरी जी आपसे भी कि क्या सरकार महिला सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम पर विशेष जोर देने की बात तो कह रही है? छत्तीसगढ़ महिला आयोग भी हम देख रहे हैं कि लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है तमाम योजनाओं को लेकर। जी बिल्कुल, महिलाओं की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि महिलाएं सुरक्षित होंगी तो उनका परिवार सुरक्षित होगा, परिवार सुरक्षित होगा तो ही समाज बहुत अच्छे से सुरक्षित होगा। तो महिलाओं की सुरक्षा सरकार ने बहुत ध्यान दिया है और दे रहे हैं और बहुत सारी टीमें हैं जो इस पे काम कर रही हैं। महिला आयोग हो गया,
एनआरएलएम की टीम हो गई, जो सिर्फ महिलाओं को लेके काम कर रही है। महिलाओं की आर्थिक स्थिति भी देखिए, वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कोई भी महिला की अगर आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तभी वो समाज में आगे बढ़ पाएंगी, समाज में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सामाजिक स्थिति फिर अपने आप सुधरती चली जाएगी और समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ पाएंगी। तो इसके लिए भी शासन का बहुत धन्यवाद कि उन्होंने महिलाओं को आगे लाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया और इतनी सारी योजनाएं संचालित कर दी। तो तमाम बड़ी योजनाएं जो है वो समय चल रही है छत्तीसगढ़ में। उम्मीद ही की जा सकती है कि आने वाले समय में महिलाओं को इससे बेहतर और लाभ मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो महतारी सेवा का संकल्प, आत्मनिर्भरता, मेहनत, नवाचार किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ महती भूमिका एक तरह से निभा रहा है महिलाओं को सशक्त, आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INS 24/7। नमस्कार।